हेलो एवरीवन। सो कैप्री ग्लोबल का कॉन कॉल हुआ है आज, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट ने कुछ मैट्रिक्स पे अपने गाइडेंस को चेंज किया है, कहीं पे इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया है। सो उसी पे डिस्कशन करेंगे एंड आगे का आउटलुक समझेंगे बिजनेस का। तो जब हमने इनका रिजल्ट डिस्कस किया था, कंपनी का पीपीटी आया नहीं था, तो लोन बुक ग्रोथ और कुछ जो मैट्रिक्स है उसका आइडिया नहीं था। सो अभी अगर आप टोटल लोन बुक देखोगे Q2 में, तो वो 40% से ग्रो हुआ है कंपनी का। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो उसमें 9% की ग्रोथ रही है। ब्रांच एडिशन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने 83-85 के आसपास टोटल नए ब्रांचेस ऐड करे हैं। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि टोटल ब्रांचेस जो है ना हमारे, वो 1424-1425 तक हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY26। यानी कि सेकंड हाफ में कंपनी 200 के आसपास और ब्रांचेस ऐड करेगी। अब इन 200 ब्रांचेस में से जो 150 ब्रांचेस होंगे वो इनके गोल्ड लोन के होंगे। अभी इनके गोल्ड लोन के ब्रांचेस 842-845 के आसपास है, यानी 150 ब्रांचेस कंपनी और ऐड करेगी। 995 तक इनके ब्रांचेस हो जाएंगे गोल्ड लोन के FY26 तक। और बाकी के जो 50 ब्रांचेस कंपनी ऐड करेगी वो आपके MSME, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, इन तीनों बिजनेसेस के होगा। अगर आप इनका ब्रांच एक्सपेंशन का ग्रोथ देखोगे ना YOY लेवल पे, सो लास्ट ईयर FY25 में इनका टोटल ब्रांच था 1111 के आसपास। अभी इस साल के एंड तक हो जाएगा 1425। मतलब ऑलमोस्ट 28 से 30% के रेट से कंपनी अपना ब्रांच ऐड कर रही है, ब्रांच एक्सपैंड कर रही है। जैसे रिटेल बिजनेस में हम स्टोर एक्सपेंशन रेट बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा लीवर है जो इस कंपनी को हेल्प कर रहा है अपने लोन बुक को ग्रो करने में, क्योंकि लास्ट 1-2 साल में ऑलरेडी आपने 25-30% से अपने ब्रांचेस को ऐड करा है। तो वो ब्रांच जैसे जैसे आपके मेच्योर हो रहे हैं वो और एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड आगे की ग्रोथ के लिए आपको ये नया ब्रांच एक्सपेंशन हेल्प कर रहा है। तो मतलब ये 30-35% का ग्रोथ जो कंपनी टारगेट कर रही है ब्रांच एक्सपेंशन कंपनी का, उसमें एक बड़ा लीवर है उस ग्रोथ के अंदर। देन गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो इनका लास्ट क्वार्टर तक जो गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन था वो अराउंड 36-37% था। मैनेजमेंट का टारगेट था कि इसको हम नियर टू मीडियम टर्म में 38 से 40% तक देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोन वाले बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है, सब सारे बिजनेसेस में सबसे फास्ट रेट पे ये ग्रो कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा आगे चल के। अभी इस क्वार्टर में ये 38% क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। सो इन्होंने एक तरीके का मतलब एक एस्पिरेशन दिया है कि ये 40% भी क्रॉस कर सकता है, जिस तरीके की ग्रोथ हम इसके अंदर देख रहे हैं। लेकिन 2 से 3 ईयर के बेसिस पे अगर हम देखें तो इनका लोन बुक मिक्स जो है वो 40% गोल्ड लोन की तरफ रहेगा, और बाकी 20% जो इनके तीनों बिजनेसेस हैं, MSME, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, उनमें 20% रहेगा। अब किसी में 2-3% किसी बुक का बढ़ जाएगा, कभी किसी का 2-3% कम हो जाएगा, बट ब्रॉडर लेवल पे इस तरीके का लोन मिक्स रहने वाला है। गोल्ड लोन इनका अगर आप टोटल बुक साइज देखोगे तो 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अभी भी गोल्ड लोन बिजनेस में हमें ग्रो करने का बहुत स्कोप है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, जैसे IIFL फाइनेंस हो गया और जो बाकी बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, मनप्पुरम हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गए, उनके 5,000 के आसपास ब्रांचेस है। हमारे अभी 1000 ब्रांचेस भी नहीं है। तो गोल्ड लोन का AUM जरूर अभी फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका आगे का स्कोप भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 2-3 साल के अंदर। फिर गोल्ड लोन में अगर हम बात करें तो क्योंकि इसका AUM में मिक्स और बढ़ेगा, अभी ऑलरेडी 38% क्रॉस कर चुका है, मैनेजमेंट बोल रहा है 40% भी क्रॉस कर सकता है ये नियर फ्यूचर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाई यील्डिंग बिजनेस है, आपका 18-20% आप इसमें चार्ज करते हो, तो यानी आपकी ये यील्ड को भी इंप्रूव करेगा। जो कंपनी की यील्ड अभी 16-17% के आसपास है, ये यील्ड यहां से और इंप्रूव हो सकते हैं, जैसे जैसे आपका ये हाई यील्डिंग वाला प्रोडक्ट या फिर हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट अगर हम बोले, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा लोन बुक के अंदर। एक और इसमें पॉइंट आता है, इनको ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि गोल्ड लोन में आप 20% के आसपास इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, और मतलब इन्होंने बताया कि 55% इनके रिपीट कस्टमर्स हैं। यानी कस्टमर आता है, गोल्ड लोन लेता है 3-6 महीने के अंदर, फिर रीपे करता है, फिर दोबारा से आता है इनके पास और कंपनी वापस से उसको 20% चार्ज करती है। तो उनका पॉइंट था कि ये कैसे किस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं जो बार बार इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे करने को रेडी है, और 55% आपके पास रिपीट कस्टमर आते हैं। सो एक तो गोल्ड लोन में कहां से ग्रोथ आ रही है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पास्ट में, कि माइक्रो फाइनेंस में जो आप देखोगे इंडस्ट्री में पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, पूरी इंडस्ट्री का साइज डीग्रो हो गया है। लगभग 4,30,000 करोड़ का बुक था पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, अब वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया, बिकॉज हर एक लेंडर ने जो टैप है क्रेडिट का उसको बंद कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया, फ्रेश लोन दे ही नहीं रहे थे, बिकॉज सबको अपनी एसेट क्वालिटी प्रोटेक्ट करनी थी। तो वो जो कस्टमर्स है ना, जो रूरल एरियाज में आते हैं, उनके पास में एक तरीके से क्रेडिट का बहुत बड़ा गैप आ गया। तो उसको फिल करने के लिए या तो वो MSME लोन ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी वगैरह को कोलैटरल रख के, लेकिन वहां पे भी हमने देखा पिछले कुछ टाइम में काफी स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। तो उनके पास में लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है जो हम देखते हैं सेमी रूरल एरिया में, लोगों के पास में गोल्ड बहुत है, तो लोग गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखते हैं, वहां से वो लोन वगैरह ले रहे हैं घर में, उनको जो भी इमरजेंसी है या फिर अगर बिजनेस को शॉर्ट टर्म में कुछ वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए उस पर्पस के लिए। तो एक तो ग्रोथ वहां से आ रही है। दूसरा ग्रोथ कहां से आ रहा है, मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे जो सेट ऑफ कस्टमर्स है ना, उसमें एक तो है फार्मर्स जैसे कि जिनका क्रॉप का सीजन होता है शॉर्ट टर्म में, तो वो 2-3 मंथ्स के लिए हमारे पास में एज अ वर्किंग कैपिटल के लिए ये गोल्ड को कोलैटरल रखते हैं और उसके अगेंस्ट
में लोन लेते हैं, फिर जैसे उनका क्रॉप का सीजन चला जाता है उसको वो रीपे कर देते हैं। और दूसरे सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, मतलब आप उनको स्ट्रीट वेंडर्स बोल सकते हो या स्मॉल बिजनेसेस बोल सकते हो। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, जन्माष्टमी, गणपति, नवरात्रे, दिवाली, धनतेरस, इनमें आपके वो छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, फूड का स्टॉल लगाता है, कोई कुछ किसी और चीज का स्टॉल लगाता है। तो उनके लिए ये कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है ये मैटर नहीं करता, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना फास्ट उनको लोन मिल सकता है। तो कैप्री ग्लोबल जो है वो अपने कस्टमर्स को अराउंड 30 मिनट के आसपास गोल्ड लोन अप्रूव कर देता है। तो आई मीन जो ये बोरोवर्स हैं उनको वो हेक्टिक प्रोसेस नहीं चाहिए कि एक एक डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, तो 2-3 दिन के बाद जाके उनको लोन अप्रूव होगा। तो वो सारा प्रोसेस उनको फॉलो नहीं करना है। तो उनके लिए मैटर ये करता है जल्दी पैसा मुझे कहां से मिल सकता है, और वो ये परसेंटेज वाइज पूरे साल में कितना लग रहा है, 20%, 21%, ये मैटर नहीं करता। अगर 1-2% कहीं पे ज्यादा भी लग रहा है लेकिन कैपिटल मुझे अभी मिल रहा है तो वो उसको प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनका ये सीजन में काम होता है, पूरा फेस्टिव सीजन में काम होता है, जैसे जन्माष्टमी से लेकर के आप देख लो नवरात्रि तक या पूरा वेडिंग सीजन तक। तो उनका फोकस होता है अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया और अगर उस पर मुझे 10,000 एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है, मतलब 1 लाख की जगह मैं 1,10,000 रिपे करूंगा, लेकिन उसको यूज करके मैं 30, 40, 50,000 जो है वो एक्स्ट्रा बना लूंगा, तो मेरे लिए वो ज्यादा प्रेफरेबल है कि रादर देन मैं ये देखूं कि एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट मुझे कितना पड़ रहा है। तो ये सेट ऑफ कस्टमर्स अलग है इनके। सो कंपनी इसलिए कह रही है कि वो बार बार प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका शॉर्ट टर्म में ना कैपिटल बहुत रिटर्न अच्छा बना देता है वो जो फेस्टिव सीजन होता है। तो वो सेट ऑफ कस्टमर से इनको अच्छी ग्रोथ आ रही है गोल्ड लोन के अंदर। फिर अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें इनकी, तो हाउसिंग बुक भी कंपनी का 37% से ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रोथ है इसमें भी। कंपनी का कहना है कि अभी हमारा बुक बहुत छोटा है, 57-5800 करोड़ का बुक है। एंड एक्चुअली में अगर आप देखो तो कैप्री का ये जो होम लोन वाला बुक है ये भी बहुत आराम से 30-35% तक ग्रो कर सकता है नियर टू मीडियम टर्म में। क्यों? बिकॉज हम जब बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखते हैं ना लिस्टेड स्पेस के अंदर, जैसे आवास है, एप्टस है, आधार है, इंडिया शेल्टर है, इन सारी कंपनीज का बुक भी जब तक 10,000 करोड़ तक था तब ये सारी कंपनीज भी 30-35% के रेंज में ग्रो करती थी। अभी हम देखते हैं इंडिया शेल्टर क्यों सबसे फास्ट रेट पे ग्रो करता है, बिकॉज बुक उसका बहुत छोटा है बाकी लेंडर्स की कंपैरिजन में। तो वो एडवांटेज है कैप्री ग्लोबल के पास में। प्लस ये मैनेजमेंट आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस सेगमेंट के अंदर घुस रहे हैं, काफी सारी एनबीएफसीज भी इसके अंदर आ रही है, 5 स्टार ने भी एंटर किया है, कुछ जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज थी वो भी अब होम लोन की तरफ फोकस कर रही हैं। तो कंपटीशन आपका बढ़ रहा है सेगमेंट के अंदर। तो कैप्री ग्लोबल क्या कर रहा है, जो आपके टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं उनके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। तो इससे 2 एडवांटेज होगा, एक तो कंपटीशन इंटेंसिटी वहां पे कम है तो कंपनी ग्रो अच्छे रेट से कर सकती है, दूसरा इनको प्राइसिंग में हेल्प मिलेगा। सो वैसे तो अभी हमने बहुत सारे लेंडर से सुना है कि हाउसिंग बुक में आपका यील्ड कम हो रहा है, इनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा हाउसिंग के अंदर भी यील्ड इंप्रूव होगा। ऑलरेडी जो इनका करंट यील्ड है, टोटल यील्ड अगर आप देखोगे हाउसिंग में तो वो 13.3% है, लेकिन जो फ्रेश लोन कंपनी डिसबर्स कर रही है वो 13.5% पे कर रही है, यानी इंक्रीमेंटल यील्ड इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आने वाले टाइम में हमारा जो यील्ड है वो 13.7% तक जाएगा। अब इनके यील्ड के ना 2 लीवर्स हो गए। पहला तो गोल्ड लोन अभी इनका 38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट बोल रही है 40% से ज्यादा जाएगा, तो जैसे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा आपका यील्ड इंप्रूव होगा। दूसरा होम लोन में भी कंपनी लगभग 3 से 4 पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है यील्ड के अंदर। तो ये दोनों आपकी यील्ड को इंप्रूव करेंगे। फिर तीसरा आता है आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी इनके 48% की ग्रोथ है, बहुत हाई पेस पे ये वाला बुक भी ग्रो कर रहा है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में ये कंपनी जो मिड साइज डेवलपर्स को टारगेट कर रही है, मतलब जो एक तो होते हैं आपके लार्ज साइज डेवलपर जैसे डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज हो गया, उनके पास में बैंक के अवेलेबिलिटी होती है, तो मतलब उनको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। फिर आपके आते हैं स्मॉल साइज डेवलपर्स, ये कंपनी उनको केटर नहीं करती बिकॉज वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आई मीन क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है उस डेवलपर की, कल को वो डिफॉल्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट में फाइनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। सो कैप्री ग्लोबल फोकस करता है जो मिड साइज डेवलपर्स होते हैं उनके ऊपर, बिकॉज मिड साइज डेवलपर जो मेट्रो सिटी में, अर्बन एरियाज में, टायर 1 सिटी में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंपनी का कहना है कि वो प्रोजेक्ट एक तो काफी सेफ होता है और हमें लास्ट 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि किस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है, पास्ट में जो रियल एस्टेट में क्राइसिस हुए हैं वो किस वजह से आए हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस यूज करके हम इसमें अंडर राइटिंग करते हैं। तो कंपनी कह रही है इसमें फोर्सिएबल फ्यूचर में एसेट क्वालिटी में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, एंड ये बुक हमारा बहुत आराम से 40-50% के रेट से ग्रो कर सकता है। फिर आपका लास्ट आता है एमएसएमई और माइक्रोलैब। माइक्रोलैब इस कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, 543 करोड़ का इसका एयूएम हो चुका है, और पूरा आप एमएसएमई देखोगे ना तो सबसे लो रेट पे ग्रो करने वाला बुक इनका यही है एमएसएमई। इसमें सिर्फ 18% की ग्रोथ है, 18% कम नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी बुक्स के साथ में कंपेयर करोगे तो उसमें ग्रोथ काफी लो है। एंड एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन भी था कि मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं इनसे पूछूंगा कि मतलब एमएसएमई बुक आपका लो क्यों ग्रो कर रहा है, माइट भी कोई स्ट्रेस वगैरह का मैनेजमेंट उसमें देख रही है, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि एमएसएमई अभी कुछ चीजें ये रीस्ट्रक्चर कर रहे थे
ब्रांच वगैरह इन्होंने एक्सपैंड किया है और आने वाले क्वार्टर्स में इनका फोकस रहेगा एमएसएमई बुक को ग्रो करने पे। सो मतलब आई मीन मैनेजमेंट का एक तरीके से इस चीज पे फोकस है कि नियर टू मीडियम टर्म में ना आपको लोन में इसी तरीके से दिखेगा, 40% के आसपास गोल्ड लोन और बाकी सारे बुक जो है वो 20% रहेंगे। अब कभी कभी ऐसा होगा कि एमएसएमई का थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन घट गया, कभी कभी होगा एमएसएमई का बढ़ गया, तो वो मिक्स चलता रहेगा, बट ब्रॉडर लेवल पे मिक्स कंपनी इसी के आसपास मेंटेन करने को देख रही है। तो ये हो गया इनका सेगमेंट वाइज की किसमें ग्रोथ है, किसमें आगे का कैसा आउटलुक है। देन यील्ड पे हमने डिस्कशन किया कि 2-3 बड़े लीवर्स हैं। पहले तो गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस, उसमें कंपनी यील्ड बढ़ाने को देख रही है, और तीसरा माइक्रो लैब अभी इनका ग्रोइंग सेगमेंट है और इसमें आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी और फास्ट रेट पे ग्रो करने को देख रही है। इसमें भी कंपनी लगभग आई थिंक 40-50 के आसपास और ब्रांचेस ऐड करेगी। साउथ में भी अभी इन्होंने एंटर करा है, तो ये भी हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, इसमें भी आप 19 से 20% का यील्ड चार्ज करते हो। तो ये 3 बड़े लीवर्स है इस कंपनी के लिए अपने यील्ड को इंप्रूव करने के लिए। तो यील्ड तो इनका इंप्रूव होगा, जब यील्ड इंप्रूव होगा तो आपका स्प्रेड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, क्योंकि स्प्रेड अभी इनका 6.9% है और मैनेजमेंट बोल रहा है ये 7.2% तक जा सकता है। अगेन ये कंजर्वेटिवली बोला इन्होंने, बिकॉज एक तो आपका यील्ड यहां से इंप्रूव हो रहा है तो स्प्रेड वैसे ही बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, इनका कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा। सो अभी इनका कॉस्ट ऑफ फंड है 9.6-9.7% के आसपास, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था ना रिजल्ट में कि 2 बड़े लीवर्स है इनके पास। एक तो जो रेट कट हुआ है, तो बैंक आपका एमसीएलआर रेट कट कर रहा है जिसका बेनिफिट इनको आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। दूसरा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है तो बैंक आपका रिस्क वेट कम करता है, सो वहां से भी आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो और कम हो जाएगा। तीसरा एक और एडवांटेज है, ये कंपनी ना अपना सोर्सिंग बेस डाइवर्सिफाई करती जा रही है। सो बैंक से अब ये धीरे धीरे एनसीडी के थ्रू भी पैसे रेज कर रहे हैं, जो जिसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा सा कम है। फिर कमर्शियल पेपर्स के थ्रू भी ये कंपनी अपने फंड रेज कर रही है, उसका भी आपको कॉस्ट काफी कम पड़ता है। तो ये 2-3 लीवर्स है जिससे इनके कॉस्ट ऑफ फंड कम होंगे। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 30 से 40 बेसिस पॉइंट हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ फंड है, वो कम होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, 2-3 क्वार्टर्स के अंदर। और इसमें इन्होंने कोई भी रेट कट फैक्टर इन नहीं किया है, यानी कि अगर आरबीआई का रेट कट होता है आगे चल के तो और एडवांटेज इनको मिलेगा कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर। इसीलिए हमने बात की कि ये जो स्प्रेड का इन्होंने गाइडेंस दिया है ना 6.9 से 7.2%, ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि स्प्रेड आपका और इंप्रूव हो सकता है यहां से चल के। जैसे आपका यील्ड बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंड और नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप लाइन की ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको हम बोलते हैं या रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, उसमें उसका ग्रोथ लीवर काफी अच्छा है इस कंपनी के लिए, अगर हम अगले 1 साल की बात करें तो। देन आपका आता है एसेट क्वालिटी। हाँ, एसेट क्वालिटी से पहले एक जो मिड लाइन वाला इनकम होता है ना आपका, ओपेक्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोलते हैं, ओपेक्स के बाद जो आता है उस पे बात करते हैं। सो कॉस्ट टू इनकम अगर आप इनका वाई देखोगे तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, 64% से 49% पे आ गया, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ा सा बढ़ गया, 46-47% से 49% पे आ गया। अब मैनेजमेंट का कहना है कि सीक्वेंशियली इसीलिए बढ़ गया बिकॉज लास्ट क्वार्टर में एक हमको वन ऑफ बेनिफिट मिला था 16-17 करोड़ का, उसको अगर आप हटा दोगे तो इसी रेंज में रहेगा 48-49% पे। अब इनका पहला गाइडेंस है कि जो सेकंड हाफ है हमारा H2 ऑफ FY26, कॉस्ट टू इनकम हमारा इसी रेंज में रहेगा 47 से 50% के बीच में, यानी कि अगर बेस्ट केस हुआ तो कॉस्ट टू इनकम 49 से 47% की तरफ जाएगा, और अगर नॉर्मल केस हम लेके चले तो करंट लेवल के आसपास ही मेंटेन रहेगा। लेकिन अगले 2-2.5 साल के अंदर मैनेजमेंट का कहना है कॉस्ट टू इनकम ओवरऑल हमारा जो है ना वो 4 से 5% नीचे की तरफ जाएगा। तो माइट भी नियर टर्म में मुझे बड़ा लीवर ना मिले, यानी कि सेकंड हाफ में मुझे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिले कॉस्ट की वजह से, लेकिन जो उसका अगला साल है और उसका अगला साल है FY27 प्लस FY28, इन दोनों में 4 से 5% की इनकी कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ जाएंगे। तो यानी कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा आपका 44-45% के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मुझे टॉप लाइन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगी क्योंकि यील्ड मेरा बढ़ेगा, कॉस्ट मेरा कम होगा, जो मेरे नेट इंटरेस्ट इनकम को पुश करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लोन बुक ग्रो कर रहा है 40% पे, तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम 45 से 50% पे ग्रो कर सकता है। और उसके बाद क्या आ गया, मिड लाइन, जो आपका ये कॉस्ट वाला पार्ट है। तो मेरा कॉस्ट क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा या फिर मैं सेम कॉस्ट पे ज्यादा बिजनेस जनरेट करूंगा, इस तरीके से आप समझो, तो मेरा ऑपरेशन इनकम बढ़ेगा। सेम चीज जो हमने इंडिया शेल्टर में प्ले आउट होते हुए देखी लास्ट क्वार्टर तक, एसबीएफसी फाइनेंस में हम देखते थे 2 क्वार्टर पहले तक कि उनका एयूएम ग्रो करता था 25-30% पे, पैड ग्रो करता था 60-70%, क्योंकि सेम खर्चे पे आप ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हो। इस कंपनी के साथ में भी वही है, लास्ट 2-2.5 साल में सारे ब्रांचेस वगैरह लगा दिए, अब कंपनी को उस पर बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो इसलिए कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट की जो ग्रोथ है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सेम एनआईआई की तरह, नेट इंटरेस्ट इनकम की तरह। अब बात करते हैं इनके क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर। सो क्रेडिट कॉस्ट पे आई मीन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ने रीजन भी दिया है कि उसके पीछे की उनका रैशनल क्या है। सो लास्ट क्वार्टर तक इनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस था 70 बेसिस पॉइंट। अभी इन्होंने मतलब इस साल के लिए बोला है कि 80 से 90 बेसिस पॉइंट के आसपास हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। तो
इनको ये पूछा गया एंड मैनेजमेंट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो 80 से 90 बेसिस पॉइंट हमने क्रेडिट कॉस्ट किया है ना, ये इसलिए नहीं किया कि हम ग्राउंड पे कोई स्ट्रेस देख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में हम ऐसा देख रहे हैं कि कहीं पे एसेट क्वालिटी डिटोरियोरेट हो रही है। ये जस्ट बिकॉज हमने थोड़ा सा अपने पास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा है कि मतलब कल को चल के अगर चीजें थोड़ी सी खराब होती है, हमको कहीं पे ज्यादा प्रोविजन करने को रिक्वायर हुआ, तो हम उसके लिए थोड़ा सा बफर लेके चल रहे हैं 80 से 90 बेसिस पॉइंट का। एक और इसमें पॉइंट है कि आप माइक्रो लैब में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हो, तो माइक्रो लैब में आपको यील्ड अच्छा मिलता है 19-20% के आसपास, लेकिन फिर आपका उसके साथ में क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ने ऑन अ सेफर साइड गाइडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया क्रेडिट कॉस्ट पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियर टर्म में एसेट क्वालिटी में कोई स्ट्रेस दिख रहा है, बिकॉज इस क्वार्टर में हमने ऑलरेडी देखा एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है कंपनी की, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है और आगे का आउटलुक भी इनका एसेट क्वालिटी पे काफी स्टेबल ही है। जस्ट एक बफर रखने के लिए अपने पास इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट को के गाइडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कंजर्वेटिवली 80 से 90 बेसिस पॉइंट। तो मतलब हम सेम क्रेडिट कॉस्ट अज्यूम कर सकते हैं कंपनी का H2 के अंदर भी, फुल ईयर बेसिस पे भी यही 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा कंपनी का। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा NII ग्रो करेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम, मेरा PPOP ग्रो करेगा उससे भी फास्ट रेट पे क्योंकि खर्चे कम होते जा रहे हैं, और क्रेडिट कॉस्ट मेरा मोर और लेस स्टेबल रहेगा। तो मेरा जो पैट का ग्रोथ है वो भी काफी अच्छा रहेगा। सो अब ग्रोथ गाइडेंस पे बात कर लेते हैं लास्टली। एक तो उन्होंने लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। कंपनी का कहना है इस साल के एंड तक हमारा जो लोन बुक है वो 32,000 का हम टारगेट कर रहे हैं, 32,000 करोड़। फर्स्ट हाफ में आपका 27,000 करोड़ हो गया है, यानी H2 में कंपनी 18% की ग्रोथ टारगेट कर रही है H1 के कंपैरिजन में। तो फुल ईयर बेसिस का ग्रोथ आपका बन जाता है 35-36% के आसपास, 35 से 36%। नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी का कहना है कि 42,000 करोड़ के अराउंड हमारा AUM हो जाएगा, लोन बुक हो जाएगा। तो अगर आप FY27 का ग्रोथ देखो FY26 के कंपैरिजन में, तो वो होता है अराउंड 30% के आसपास। अब ये ग्रोथ वैसे तो अच्छा है, लेकिन वही आप पॉइंट करने को बोल सकते हो कि ऐसे तो ग्रोथ रेट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज अभी आप 40% पे ग्रो कर रहे हो, सेकंड हाफ में आपका ग्रोथ 35% पे आ जाएगा, देन अगले साल 30% आ जाएगा। तो ये तो मतलब डेटा को देखने का पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन आई मीन मुझे इस तरीके से समझ आता नहीं है। मेरे को तो ये देखना है कि ओवरऑल मुझे डील किस तरीके से मिल रही है। तो अगर आप ग्रोथ कैगर देखोगे तो 30-35% का ग्रोथ कैगर बन रहा है कंपनी का अगले 2 साल का। और अगर मुझे इस तरीके से डेटा के बेसिस पे ही देखना है, तब तो जैसे इन्होंने एक एस्पिरेशन शेयर किया है कि FY33 तक हमारा जो लोन बुक है वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। तो अभी है 27,000 करोड़, मोटा मोटा 4x हो जाएगा अगले 7 ईयर्स में। कैगर टर्म्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगा वो 14-15% का ग्रोथ। तो मतलब फिर तो मैं बोलूंगा कि बिजनेस का ग्रोथ घटता ही जाएगा आगे चल के, तो बिजनेस बहुत खराब होता जा रहा है, फंडामेंटली वीक होता जा रहा है। तो मतलब वो अलग पर्सपेक्टिव है, मुझे वो समझ आता नहीं है। मुझे तो इस तरीके से देखना है कि अभी मुझे किस तरीके से ओवरऑल डील दिख रही है। और ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि मतलब कोई भी बिजनेस, कैप्री ग्लोबल क्या कोई भी बिजनेस हो, जैसे जैसे आपका बेस बढ़ेगा आपका जो ग्रोथ है वो घटता जाएगा परसेंटेज टर्म्स में। लेकिन आप नियर टू मीडियम टर्म का आउटलुक लेके देखो तो 30 से 35% का ग्रोथ का आउटलुक कंपनी का मेंटेन्ड है। दूसरा आपका आता है पैट का गाइडेंस। सो इन्होंने FY26 के लिए गाइड किया है कि 850 करोड़ के आसपास का हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अभी H1 में 411 करोड़ का पैट है इनका, जिसका मतलब सेकंड हाफ में मैं 440 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट करूंगा। तो मतलब H1 से बेटर मेरा H2 होगा। और आपको ज्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं दिख रहा पैट में H2 में, क्योंकि लास्ट ईयर का इनका जो H2 था उसका बेस बढ़ गया था। लगभग इन्होंने आई थिंक मोर देन 300 करोड़ का पैट किया था लास्ट ईयर के H2 में, तो उसका भी बेस बढ़ गया, इसलिए परसेंटेज टर्म में आपको ग्रोथ थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी प्रॉफिट में H2 में। लेकिन फुल ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो कंपनी का 75 से 80% का ग्रोथ बन रहा है पैट के अंदर। हमने जो कंजर्वेटिव एस्टिमेशन लिया था उसमें कंपनी का 808 से 810 करोड़ का पैट बन रहा था FY26 का। इन्होंने गाइडेंस दिया है 850 करोड़ का। तो 75 से 80% की ग्रोथ पैट में इस साल, और लगभग 35-36% की ग्रोथ AUM के अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर का इन्होंने अगेन पैट का गाइडेंस दिया है 1200 करोड़ के आसपास। तो फिर से अगर आप उसको YOY लेवल पे कंपेयर करोगे FY27 फ्रॉम FY26, तो आपका वो 40% का ग्रोथ बनता है पैट के अंदर। तो अगले साल AUM ग्रोथ का कितना टारगेट हो गया 30%, और पैट का ग्रोथ का टारगेट हो गया 40%, मोर देन 40%, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो इस तरीके की ओवरऑल डील है। पॉइंट वही है कि आप देखते किस तरीके से हो। आई मीन अगर आप बिल्कुल क्वार्टर वाइज क्वार्टर नंबर को ऐसे कंपेयर करोगे तो फिर तो हर एक बिजनेस हमें लगेगा एक टाइम के बाद खराब ही होता जा रहा है। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मुझे ओवरऑल डील कैसे मिल रही है। और इनफैक्ट कैप्री ग्लोबल अगर आप पूरे NBFC स्पेस में देखोगे ना, तो सबसे बेस्ट प्ले लगता है करंट टाइम पे, इवन बेटर देन SBFC। क्यों? SBFC नो डाउट कंसिस्टेंट प्लेयर है, एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल P2P कंपेयर करूं ना हर एक मैट्रिक के ऊपर, तो चाहे आप लोन बुक ग्रो देखो, SBFC का है 25 से 30% का टारगेट, और कर भी उतना रहा है वो। कैप्री ग्लोबल उससे ज्यादा हायर रेट पे ग्रो कर भी रहा है, और एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक कर सकता है और उसको मेंटेन रख सकता है। दूसरा, अगर आप यील्ड वाला पार्ट देखो तो SBFC का गोल्ड लोन जो है वो 15-16% तक है, और कोई ऐसा चांस नहीं है कि उसको कंपनी 25-30% तक लेके जाएगी। मतलब वो मोर और लेस आपका 15-18% के बीच में ही रहेगा। तो यील्ड जो ज्यादा आपके इंप्रूव होंगे वो कैप्री ग्लोबल का होगा। कॉस्ट ऑफ फंड में जो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा वो कैप्री ग्लोबल को मिलेगा, बिकॉज आपका जो रेटिंग इंप्रूव हुई है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर तीसरा,
जो खर्चा कम होने वाला पार्ट है, ओपेक्स टू एयूएम बोलो, कॉस्ट टू इनकम बोलो, एसबीएफसी को उसका जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना था ना, उसका बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी मिल चुका है पिछले 1-1.5 साल से, जब से कंपनी लिस्ट हुई है। जब हम देखते थे कि उनका पैट 80-90% से ग्रो करता था। कैप्री ग्लोबल का अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अगले 1-2 साल इनको और मिलेगा। 4 से 5% इनका कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ आएगा, यानी कि हर साल आप एक्सपेक्ट कर लो 1.5 से 2% का इंप्रूवमेंट कॉस्ट टू इनकम के अंदर। तो पीपीओपी भी इनका हायर रेट पे ग्रो करेगा। देन क्रेडिट कॉस्ट, एसबीएफसी ने गाइडेंस बढ़ाया है, 1 से 1.2% के बीच में उनका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा, जो कि स्टेबल है। लेकिन अगर आप उसको कैप्री ग्लोबल से कंपेयर करोगे तो वो काफी, कैप्री ग्लोबल उस पर काफी बेटर लगता है, 70 बेसिस पॉइंट या मैक्सिमम 80 बेसिस पॉइंट। तो क्रेडिट कॉस्ट में भी कैप्री ग्लोबल आगे है, और इस वजह से पैट ग्रोथ भी आप देखोगे तो कैप्री ग्लोबल का बन रहा है 50-60% का कैगर, अगर हम अगले 2 साल के लिए देख के चले। एसबीएफसी का भी पैट ग्रो करेगा, लेकिन 30-35% के रेंज में ग्रो कर सकता है। तो मतलब अगर मैं नेट टू नेट कंपेयर करूं तो कैप्री ग्लोबल पूरे एनबीएफसी स्पेस में करंटली सबसे बेस्ट प्ले लगता है। दूसरा, इसके साथ में एक और चीज अगर हम देखें, आरओई और आरओए का नंबर, एसबीएफसी का ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, 15-16% है। ऑफ कोर्स यहां से और इंप्रूव होगा, लेकिन इतना बड़ा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना कैप्री ग्लोबल का चांस है, क्योंकि कैप्री ग्लोबल ने लास्ट क्वार्टर में फंड रेज किया तो उनका आरओई आ गया था 13%, अभी इस क्वार्टर में 14% क्रॉस कर गया है, और मैनेजमेंट बोल रहा है अगले साल तक इसको हम 16-17% तक लेके जाएंगे। मतलब आप रेट ऑफ चेंज देखोगे ना तो हर एक मैट्रिक पे कैप्री ग्लोबल बहुत ज्यादा बेटर लगता है। आरओई भी ये कंपनी 4 से 4.5% का टारगेट कर रही है। तो मतलब ये सारे ग्रोथ के मैट्रिक्स देखूं, कोर फंडामेंटल्स देखूं, रिटर्न रेशियोज देखूं, मार्जिन इंप्रूव होने के लीवर देखूं, ऑपरेटिंग लिवरेज के चांसेस देखूं, तो हर एक मैट्रिक पे कैप्री ग्लोबल करंटली काफी अच्छा लगता है, और साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट भी है। अगर आप इनका प्राइस टू बुक देखोगे तो 3 के आसपास है, और अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी पीयर्स के साथ में तो ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि बाकी सारे लीवर्स ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर से काफी बेटर है। और ऐसा नहीं कि हम होप में बैठे आगे चल के ये होगा, ये चीज ऑलरेडी प्ले आउट हो रही है इस कंपनी के साथ में पिछले 3-4 क्वार्टर से, एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे और चल के बेटर होगा। तो ये पूरा स्कोप बनता है कैप्री ग्लोबल का। बाकी ऑफकोर्स आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के डिसीजन लेना है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।